ठीक है बेटा, तो तुम्हें आदेश समझ में आ गया है कैसे आदेश था। अब हम ये देखेंगे कि ये निर्णय हुआ कैसे। क्या एक ही व्यक्ति जिसने साइन किया था उसने निर्णय लिया था या किसी की सलाह से निर्णय लिया गया था, ये अब हम देखेंगे। इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला तो किया नहीं होगा जिसके हस्ताक्षर उस सर्कुलर पे थे या उस आदेश पर थे। वो अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। यानी जो पेंशन मंत्रालय का मंत्री था उसने ऑर्डर किया इस व्यक्ति को, जो ऑफिस का हेड था उसने ये, जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे शिक्षा मंत्री भी कौन है? श्री मनीष सिसोदिया ना, हमारे राज्य के। अगर वो कोई ऑर्डर करेंगे तो वो ऑर्डर हमारे प्रिंसिपल सर को मानना पड़ेगा और प्रिंसिपल सर के साइन से वो सर्कुलर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन वो प्रिंसिपल सर के उससे नहीं हो रहा है, मंत्रालय के द्वारा हो रहा है। जो मंत्री ऑर्डर कर रहा है, तो मंत्री ने वो ऑर्डर करा, पेंशन मंत्रालय के मंत्री ने ऑर्डर किया, आदेश पर साइन हुए हेड के, जो उस ऑफिस का हेड था, उस मंत्री के मर्जी से हुआ ये। वो अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामुक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा और मंत्री ने भी अकेले निर्णय नहीं लिया होगा कि इतना बड़ा फैसला जिससे देश पर इतना असर पड़ रहा था, अकेले मंत्री ने भी यह फैसला नहीं लिया होगा। हम अनुमान लगा सकते कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी या मंत्री शामिल होंगे, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया होगा। जैसे अभी किसानों के लिए लिया गया है, तो अकेले किसी ने नहीं लिया होगा फैसला, पूरी कैबिनेट ने मिलकर वो फैसला लिया होगा, संसद में पास हुआ होगा, तब वो फैसला लिया गया होगा। तो हम देखेंगे अब कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे जिन्होंने ये आदेश जारी करवाया। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, देश का अध्यक्ष है वो, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति की इसमें मर्जी से हुआ होगा, राष्ट्रपति ने भी सलाह दी होगी। दूसरा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करता है। तो पहले राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तीसरा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, ये सब ने मिलकर राजकाज के फैसले लिए होंगे। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन और होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, मालूम है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल जरूर करना पड़ता है। अगर संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से बहुमत नहीं आएगा तो कोई भी कानून नहीं बन पाएगा, कोई भी फैसला कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत चाहिए होता है किसी भी फैसले को लागू करने के लिए। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में सब शामिल थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, क्या ये सब शामिल थे जो ये आदेश जारी हुआ था? इसके बारे में हम पता करते हैं। अब यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। यानी 1979 में भारत सरकार ने, जो भी उस वक्त सरकार थी, उसने एक आयोग, एक कमीशन बनाया और वो कई लोगों का एक कमीशन बना, एक ग्रुप बना और उनको कहा कि तुम्हें फैसला लेना है कि ये आयोग बनना चाहिए कि नहीं, यानी ये फैसला लिया जाना चाहिए कि नहीं। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और ये जो आयोग बनाया गया था इस फैसले को लेने के लिए, सब बातों का पता करने के लिए, उसके जो हेड थे वो थे बीपी मंडल। और इसी के कारण इस आयोग का नाम कई बार हम मंडल कमीशन भी इसको हम कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था कि पिछड़ी जातियों को कैसे हम आगे ला सकते हैं। ये जिम्मा इस आयोग को या इस कमीशन को सौंपा गया था। इस आयोग ने 1980 में, 1980 यानी 79 में एक आयोग बना, 1980 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी, अपना प्रपोजल रख दिया। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना चाहिए। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। उन्होंने तो अपना बना के दे दिया, फिर ये रिपोर्ट जो थी संसद में आई, संसद में इस पर चर्चा हुई कि भाई ऐसे ऐसे बताया गया कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पिछड़ी जाति के लोग हैं और उन्हें
जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब पर 27% का अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। बहुत सालों तक बहुत सारी पार्टीज भी आई, दल जिन्हें हम कह सकते हैं राजनीतिक दल, और सांसद यानी एमपी जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांग करते रहे कि ये जो निर्णय है, ये जो फैसला लिया जा रहा है, इसको लागू कर देना चाहिए। फिर 1989, 10 साल हो गए, देखो 79 में आयोग बना, 80 में अपनी रिपोर्ट दे दी, अब 1989 आ गया। 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ और जनता दल, जो आज भारतीय जनता पार्टी, पहले वो जनता दल कहलाता था, जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, यानी उसे चुनाव से पहले जो हम प्रचार करते हैं ना, पार्टी हमारी राजनीतिक दल प्रचार करते हैं, उसमें उन्होंने वायदा किया जनता दल ने कि सत्ता में आने पर वो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर देंगे, कि अगर वो जीत के आते, जनता दल ने कहा जनता से कि अगर वो जीत कर आते तो जो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी हम उसको देश में लागू कर देंगे। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी, चुनाव हुआ और जनता दल ही जीत कर आया, और इसके बाद नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और जो नेता थे इनके वीपी सिंह, श्री वीपी सिंह, वो प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद कई घटनाएं हुई, जैसे नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। सरकार ने, नई सरकार जो बनी थी, संसद में, खुलेआम नहीं, संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए, राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया जब नई सरकार बनी तो उसमें बता दिया कि ये सरकार जो है मंत्रिमंडल की रिपोर्ट को लागू करेगी। फिर 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय ले लिया गया, एक फॉर्मल फैसला लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित भी कर दिया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बता दिया कि हम ये निर्णय लागू करने जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसले को प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से ली गई। अब आदेश बनाइए, संसद में पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी अनाउंस कर दिया, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी अनाउंस कर दिया। अब ये प्रशिक्षण मंत्रालय में आया, वहां पर एक आदेश बना, केंद्रीय मंत्रियों की स्वीकृति से, सरकार की स्वीकृति से यह आदेश बन गया, जिस पर हमने अभी पढ़ा कि एक नंबर भी था और उस हेड के साइन थे। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा का विषय बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली, और दो तरीके के ग्रुप आए। एक ग्रुप तो ये कह रहा था कि नहीं, ये लागू जो किया जा रहा है बिल्कुल सही है, जो हमारे देश के पिछड़े लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो अगर ये लागू हो जाएगा तो सरकारी नौकरियां उनको मिलने लगेंगी। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि ये गलत है, ये लागू नहीं होना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पे आना चाहिए। अब मान लो कोई सीट है, अगर गवर्नमेंट सीट है और कोई जनरल कोटे का है और वो ज़्यादा नंबर लिए बैठा, और अगर कोई पिछड़ी जाति का आता है और उसके नंबर भी कम है तो वो सीट तो उसको मिल जाएगी, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको सीट नहीं मिलेगी। तो दो तरीके के ग्रुप बन गए, एक उसके फेवर में और एक उसके अगेंस्ट में। अब इस विवाद का निपटारा किसने किया? बहुत बड़ा किस्सा बन गया, यहाँ तक कि इस किस्से ने हिंसा का रूप ले लिया, बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी, देश जगह जगह देशों में हड़तालें होने लगी, मारपीट होने लगी, बसों को, जितनी भी सरकारी चीज़ें थी जलाई जाने लगी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हिंसक आंदोलन ये बन गया। अब इस आंदोलन का या इस विवाद का निपटारा किसने किया? हम जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करते हैं। हम 8th में पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। इस आदेश के विरोधी कुछ लोग और संस्थाओं ने, जो इस आदेश के विरोध में थे ना, ऑपोजिट जो थे, उन्होंने संस्थाओं और अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करने का भी रिक्वेस्ट करी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, यानी जो फेवर में थे उनकी भी दलील सुनी और जो अगेंस्ट थे उनकी भी दलील सुनी। 11 जजेस उसमें बैठे। उन्होंने 1992 में 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, इनवैलिड नहीं है, जो भी फैसला लिया गया वो सही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा कि जो तुमने आदेश जारी किया वो इनवैलिड तो नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ आदेश में बदलाव करना पड़ेगा। उन्होंने अब क्या बदलाव करना पड़ेगा? उन्होंने क्या कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को
आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी पिछड़ी जाति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति रखते हैं, अच्छे रुपए पैसे वाले, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। इस तरीके से हमने ये पढ़ा कि कैसे आदेश बनता है, आदेश में कौन कौन शामिल होता है और कैसे आदेश में अगर विवाद आ जाए तो कैसे सुलझाया जाता है। बेटा आज हमारे 2 पीरियड्स हैं। पहला पीरियड ये वाला है, इसके बाद जो पीरियड होगा उसमें मैं तुम लोगों को वर्कशीट भेजूंगी। वीडियो ध्यान से पढ़ना है, देख लेना है, सुन लेना है और बुक से जितना पढ़ाया गया है 4.1 तक पढ़ाया गया, उसमें अभी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता रह गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन जितना पढ़ा है वो इसके बाद वीडियो देखने के बाद बैठ नहीं जाना, पढ़ना है किताब से और क्वेश्चन आंसर्स जो भी होंगे वो मैं नेक्स्ट पीरियड के लिए पोस्ट करूंगी, वो नेक्स्ट पीरियड में करने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।